हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 9 में विज्ञान में हमारा चैप्टर 18 चल रहा है जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों, कल हमने इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, जैसे कि फसलों का वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर और फसल उत्पादन में सुधार और ऋतु के आधार पर। हमने 2 टॉपिक्स में इसको पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि फसलों की किस्मों में जो सुधार होते हैं किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी फसल उत्पादक प्रबंधन की बात की थी, कंपोस्ट उर्वरक की बात की थी, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हम सिंचाई। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिंचाई के बारे में। देखिए, इरिगेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फसलों को विभिन्न विधियों जैसे नहरों, जलाशय अथवा कुओं, ट्यूबवेल आदि द्वारा जल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। देखिए, जब फसलों को हम उगाते हैं तो उनके जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उस जल को जैसे नहरों से, जलाशयों से जल वहाँ पर इकट्ठा होता है, कुओं से, ट्यूबवेल से आदि से द्वारा जब हम खेतों की या फसलों के जल की पूर्ति करते हैं, उसी घटना को, उसी प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित होती है। भारत में जो अधिकांश खेती होती है वो किस पर आधारित होती है? वर्षा पर। अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर, मानसून आने पर तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है, ठीक है। हमारे देश में जो फसल होती है वो अधिकांश किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है और फसल के वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। देखिए, जब अगर वर्षा कम होती है तो फसल का उत्पादन क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन अगर हम फसल के वृद्धि काल के उचित समय पर सिंचाई कर दें, जब फसल को सिंचाई की जरूरत पड़ती है, जब उसके अगर सिंचाई की पूर्ति कर देते हैं तो फसल के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। किसान खेतों की सिंचाई के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों, तालाब, कुओं, नहरों आदि पर निर्भर करते हैं। जल संसाधन के प्रकार के आधार पर कृषि हेतु प्रयुक्त सामान्य सिंचाई के साधन देखिए निम्नलिखित नीचे दिखाए गए कि मानव जीवन जीने के लिए, फसलों को उगाने के लिए जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 में दिया हुआ है कुएँ, वेल से। ये बनाए जाते हैं जब सिंचाई के लिए भूमिगत जल उपलब्ध होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे खुदे हुए कुएँ और एक नलकूप। देखिए, इसके द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। जो भूमि के अलग अलग स्तरों पर पानी होता है उसे एकत्रित कर कर एक कुआं खोदा जाता है जहाँ से हम सिंचाई कर सकते हैं। एक होता है नलकूप, इसमें पानी पंप द्वारा गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है, जिसे हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नहरें, कैनल्स बोलते हैं इनको। यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है जिससे पानी एक या अधिक जलाशय अथवा नदियों या बांध से आता है। मुख्य नहर से निकलती शाखाएं विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। देखिए, जो नहरें से सिंचाई करती है एक विस्तृत और व्यापक तंत्र होता है, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो अलग अलग जगहों से आता है, अलग अलग नदियों से आता है, अलग अलग बांधों से आता है और मुख्य नहर से निकलती हुई क्या होती है, ये शाखाएं विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करने लगती है, ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3 की बात करते हैं, नदी जल उठाव प्रणाली, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स। इस प्रणाली का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है। देखिए, इसका नदी जल उठाव प्रणाली, इसका यूज़ कब किया जाता है? उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण, जो जलाशय होते हैं जहां पर इकट्ठा पानी होता है वहां पर उसकी मात्रा कैसी जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। और जो नहरों का बहाव होता है वो अनियमित होता है, उसे कोई इसका नियम नहीं होता कि वो बह रही है, आ रही है, जा रही है, उससे कुछ नहीं, पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। नंबर डी होता है तालाब, जिन्हें बोलते हैं टैंक्स। ये छोटे जलाशय होते हैं, छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करके तालाब का रूप ले लेते हैं। जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं वहाँ जो पानी को इकट्ठा करके एक जगह बना दी जाती है जिसको हम तालाब का नाम दे देते हैं। नंबर अगले की बात करते हैं आधुनिक विधियाँ, मॉडर्न टेक्निक्स। आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा हम सिंचाई का रूप ले सकते हैं, फसलों को सिंचाई तक पहुँचा सकते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियाँ जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण, जल विभाजन का अत्यंत प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे बांध बनाकर भूमि के नीचे का जल स्तर बढ़ाया जाता है। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं।
तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। देखिए जैसे यहाँ बताया गया कि जो आधुनिक विधियां हैं, जो आजकल की जो हमारी मॉडर्न टेक्निक है, उनके आधार पर क्या होता है, कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विधियां अपनाई जाती है। जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण, कि वर्षा का जो पानी होता है उसे एकत्रित कर लिया जाता है। जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है, और इसे जल को बांटकर उसका उपयोग उसकी उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे बांध बनाकर भूमि का जो जल स्तर होता है उसको उठाया जाता है, और छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोक देते हैं। इससे मृदा अपरदन का कारण भी क्या होता है, मिट्टी के खतरा होने का कारण भी प्रदूषण का गलत हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फसल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए क्या होता है, इसका प्रयोग खेती हेतु भूमि के एक ही क्षेत्र का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता है। देखिए फसल पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर किसी एक भूमि का एक ही क्षेत्र पर उपयोग करके और उस पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वह फसल पैटर्न कहलाती है। यह फसल का उत्पादन न होने या बहुत कम होने, रोग आदि की संभावना को कम करता है। इसके लिए फसलों को विभिन्न पैटर्नों में भागा गया है, जैसे उनमें से निम्न है। ठीक है, जानेंगे मिश्रित फसल। नंबर ए दी हुई है हमें यहाँ पर, कौन सी, मिश्रित फसल। इसमें दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगा सकते हैं, जैसे गेहूं को चना के साथ, गेहूं को सरसों के साथ तथा मूंगफली को सूरजमुखी के साथ। देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक ही जगह से एक ही भूमि पर अधिकतम लाभ पा सकते हैं। अधिकतम लाभ का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए हमें गेहूँ भी प्राप्त मिल जाएगा फसल से एक ही जगह से, और एक ही जगह से हमें चना भी मिल जाएगा। तो इन्हीं हम क्या कहते हैं, मिश्रित फसल हो जाते हैं। मिश्रित मिक्स को आप जानते हैं, अगर एक से अधिक पदार्थ किसी के अंदर जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे मिश्रित बोलते हैं। देखिए इनके कुछ लाभ निम्नलिखित दिए हुए हैं। भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है, उगने की क्षमता या उत्पादन की क्षमता कैसी होती है, बढ़ जाती है। नंबर 2, अनिश्चित मानसून के कारण संपूर्ण फसल के नष्ट होने की संभावना को कम करता है। देखिए अगर मानसून भी अगर बिगड़ता है, अगर किसी वजह से गलत मानसून, हवाएं या बाढ़ कुछ है, तो उस पर क्या होता है, उर्वरकता उसकी कम होने की संभावना कम हो जाती है, और फसल नष्ट होने की संभावना भी कैसी होती है, कम रहती है। इससे हानि होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी दूसरी फसल के उत्पादन की आशा बनी रहती है। अगर हम 2 फसलें उगा रहे हैं, मान लीजिए एक फसल हमारी नष्ट हो रही है, तो हमें दूसरी की एक आशा रहती है, दूसरी पे ये कहता है कि एक फसल नहीं हो रही तो कम से कम दूसरी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें लाभ ही लाभ होते हैं। अगला होता है हमारा अंतरा फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग। इसमें 2 तथा 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही खेत में निर्धारित पैटर्न पर उगाते हैं। इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूरी पर पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जैसे सोयाबीन को मक्का के साथ, बाजरा को लोबिया के साथ। इनका कारण क्या होता है, देखिए इसमें इस बार बताया कि जो फसल हम उगाते हैं इन्हें रो टाइप में उगाते हैं। जैसे एक रो हमने यहाँ बनाई, एक रो यहाँ बनाई, इसमें हमने बाजरे की फसल उगाई है, ठीक है, और इसमें अदर हमने किसकी, लेबिया की फसल उगाई है। ये इनका चुनाव फसलों का इस प्रकार किया जाता है कि उन्हें पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो भी अलग अलग हो, कि इसके पोषक तत्व अलग हो और इसके पोषक तत्व अलग हो। ठीक है, देखिए इनके लाभ जान लेते हैं। यह उपलब्ध पोषकों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित कर अच्छे परिणाम देता है। अगर हमारे पोषक तत्व क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हमें परिणाम भी कैसे मिल जाते हैं, अच्छे मिलते हैं। देखिए अगर हम मेहनत अच्छी करते हैं तो हमें परीक्षा का परिणाम कैसा आता है, अच्छा ही आता है। तो अगर हमारे पोषक तत्व वो अधिकतम उपयोग हो तो सुनिश्चित कर हमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं, हमारी फसल क्या होती है, अच्छी उग जाती है। इसके द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसलों के साथ पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। जो पेड़ों की पीड़क होती है या पेड़ों को जो रोग लग जाते हैं, इस प्रकार की फसलों के आधार पर पौधों को भी फसलों से रोका जा सकता है। नंबर 3 है, दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। दोनों फसलों से हमें कैसा उत्पादन प्राप्त होता है, एक अच्छा प्रकार का उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज हमें यहीं तक ये टॉपिक क्लियर करने हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको घर से पढ़ करके आने हैं। पहला है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ यह है एक के बाद एक फसल को काट के बना दिया जाता है, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। उसके बाद ये चेक पॉइंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको रफ कॉपी पे करने हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन है, यहाँ पर हमारे पास है खरपतवार है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कीटक पीड़क है और फसलों के रोग।
अनाज का भंडारण, ये टॉपिक आज आपको बच्चों सभी को घर से कंप्लीट करने हैं। और जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, देखिए इससे भी आपको ज्योग्राफी में जो आपकी एसएसटी है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर इन टॉपिक्स में किसी बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।